हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। हमें जो कुछ इसमें समझना था, जैसे कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होती है, कंबशन कितने टाइप का होता है, फ्लेम के स्ट्रक्चर कितने होते हैं और फ्लेम को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम आज से इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं कि क्या पूछा गया और इनके क्या आंसर्स होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ मैचस्टिक रब अगेंस्ट अ रफ सरफेस टू लाइट इट। क्या पूछा इसमें, व्हाई क्यों a matchstick एक माचिस rubbed against a rough surface to light it, यानी कि किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट जो रब क्यों की जाती है उसको जलाने से पहले। कि ये पूछा है जो माचिस होती है, माचिस की जो हम सीख बोलते हैं, तीली बोलते हैं, उसको किसी रफ सरफेस पे हम क्यों रब करते हैं, रगड़ते क्यों हैं बर्न करने से पहले, लाइट करने से पहले। तो इसका क्या रीजन है, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी मटेरियल को, कंबस्टिबल मटेरियल को बर्न करना होता है तो उसको पहले उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है। तो तभी इग्निशन टेम्परेचर अटेन करने के बाद ही वो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है बर्न होगा। ऐसे ही मैच स्टिक भी जो है, मैच स्टिक को हम रब करके एक रफ सरफेस के अगेंस्ट उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं ताकि वो बर्न कर सके। तो इसका आंसर क्या आएगा, why is a matchstick rubbed against a rough surface to light it। तो इसका आंसर हम लिखेंगे to attain its ignition temperature। इट मींस क्या है कि हम जो है इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, इग्निशन टेम्परेचर अटेन करवाने के लिए ही मैच स्टिक को रब करते हैं एक रफ सरफेस के अगेंस्ट ताकि वो बर्न उसके लाइट दे सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के वेरियस जोन्स के बारे में हमें बताना है। हमने फ्लेम को Second question देखते हैं, name the various zones of the candle flame। वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ? उनसे स्टार्ट कर दो। कर दो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेम द वेरियस जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के वेरियस जोन्स बताने हैं, डिफरेंट जोन्स बताने हैं। हमने फ्लेम जो पढ़ा था तो फ्लेम में फ्लेम का स्ट्रक्चर देखा था। तो जब हमने फ्लेम के स्ट्रक्चर की बात करी थी तब हमने बोला था कि एक फ्लेम के कितने जोन्स होते हैं, 4 जोन्स होते हैं। ठीक है। वो 4 जोन कौन कौन से हमने बताए थे, हमने बताया था आउटर मोस्ट जोन जिसको हमने क्या बोला था, ब्लू फ्लेम बोला था। ठीक है। और वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। दूसरा हमने कौन सा बताया था, सेंट्रल जोन जिसको मिडिल जोन भी बोलते हैं और वो येलोइश लाइट देता है, येलोइश फ्लेम देता है। तीसरा हमने बताया था इनर डार्क जोन। ठीक है। और फोर्थ जोन जो बताया था हमने, फोर्थ जोन के समझो सु देखिए बड़ा लाइट ब्लू जोन, लोएस्ट ब्लू जोन। फोर्थ जोन हमने बताया था लोएस्ट ब्लू जोन। तो 4 जोन कौन कौन से बताए हमने, पहली बात वेरियस जोन्स पूछ रहा है, ये अलग अलग जोन्स। तो कितने जोन्स होते हैं, 4 जोन्स। कौन कौन से होते हैं वो 4 जोन्स। फर्स्ट जोन इज द आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन।
आउटर मोस्ट जोन को हम बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट कंबशन होता है, और इसको ब्लू जोन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। सेकंड जो हमने इसमें जोन बताया था वो कौन सा बताया था हमने, सेंट्रल जोन, इसको हम मिडल जोन भी बोल सकते हैं, सेंट्रल जोन, इसको मिडल जोन भी बोल सकते हैं, और ये येलो फ्लेम देता है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है यहाँ पर। थर्ड जोन हमने बताया था इसमें इनर डार्क जोन, इनर डार्क जोन, यहां पर कोई भी कंबशन नहीं होता है, ठीक है। और फोर्थ जोन हमने बताया था लोवेस्ट ब्लू जोन, लोवेस्ट ब्लू जोन में जो है कंबशन स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग होती है कंबशन की, ठीक है। तो ये चार जोन थे जो एक कैंडल फ्लेम के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का सपोर्टर क्या होता है, हमने इसमें बताया कि वो सपोर्टर क्या होता है, कोई भी वो चीज जो हेल्प करता है, ठीक है, और यानी कि सपोर्टर ऑफ कंबशन इट मींस जो हेल्प करता है इसमें कंबशन में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सपोर्टर। तो हम क्या लिखेंगे, मटेरियल which help in combustion, वो मटेरियल जो कंबशन में या फिर एनीथिंग जो कंबशन में क्या करे, हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर है इसका कंबशन का, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है कंबशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फायर ट्रायंगल। हमने जो है जब नेसेसरी कंडीशंस देखी थी कंबशन के लिए, तब हमने फायर ट्रायंगल की बात की थी। फायर ट्रायंगल क्या थी, फायर ट्रायंगल को हम इस तरीके से बनाते हैं जिसमें क्या है, जो भी नेसेसरी कंडीशंस हमने बताई थी, तीन नेसेसरी कंडीशंस बताई थी कंबशन के लिए, वो तीनों नेसेसरी कंडीशंस को बताता है। क्या, एक तो हमने कहा था कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा हमने कहा था ऑक्सीजन या फिर एयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और तीसरा हमने कहा था कि इग्निशन टेम्परेचर तक वो हीट करना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो हमें क्या देता है, फ्लेम देता है, फायर देता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, फायर लिखा था, इसलिए इसको बोला था फायर ट्रायंगल। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए फायर ट्रायंगल, नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन लाइक फ्यूल, या फिर आप लिख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट, दैट इज आप ब्रैकेट में लिखोगे इसमें इग्निशन टेम्परेचर, क्लियर। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हीट और इग्निशन टेम्परेचर क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, फायर ट्रायंगल कंस्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस फ्यूल। हमें जो है, हमने जब फ्यूल पढ़ा था तो फ्यूल के टाइप्स पढ़े थे, तो तब हमने बताया था कि फ्यूल जो है सॉलिड भी होता है, फ्यूल लिक्विड भी होता है, फ्यूल गैसेस भी होता है। तो इन तीनों फ्यूल्स का हमें एक एक एग्जांपल देना है यहाँ पर। लाइक इसमें हम लिखेंगे सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल जब हमने बताया था, तो सॉलिड फ्यूल में हमने क्या कहा था कि ऐसे सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं जो बर्न करने पर हीट एंड फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल के लिए हमने कौन कौन से बताए थे, जैसे कोल, कोल इसका एग्जांपल है, वुड, वुड इसका एग्जांपल है, और आप बता सकते हो इसमें एनिमल डंग केक, एनिमल डंग केक, ये भी हमारे क्या है, सॉलिड फ्यूल है। दूसरा लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं, तो लिक्विड फ्यूल में हम बता सकते हैं पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ठीक है। गैसेस फ्यूल्स में हम बताएंगे एलपीजी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस। दूसरा एग्जांपल इसमें हम बता सकते हैं CNG, इसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड थर्ड एग्जांपल भी हम इसमें दे सकते हैं, हम बोलते हैं गोबर गैस। ये भी किसका एग्जांपल है? गैसियस फ्यूल्स का एग्जांपल है। तो अभी हमने क्या किया, एक्सरसाइज में जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 5 क्वेश्चंस के हमने आंसर यहाँ पर किए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज में बी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, what is the difference between combustible and non combustible substances? यानी कि combustible and non combustible substances में क्या डिफरेंस होता है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंबशन क्या होता है और combustible नॉन combustible substances कौन से होते हैं। तो डेफिनेशन आप वहां से लिख लेना, अभी हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। combustible substances कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्न होने पर हीट एंड फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं उनको combustible substances कहा जाता है। The substances which produces heat and flame or light on burning are called combustible substances. And non-combustible substances कौन से होते हैं? Those substances which do not produce heat on flame are known as non-combustible substances. वो सब्सटेंसेस जो हीट एंड फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं बर्न करने पर उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है, और वो सब्सटेंसेस जो हीट एंड फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते बर्न करने पर उनको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। एग्जांपल के लिए हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का क्या एग्जांपल दे सकते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में हमारे पास आ जाते हैं कोल, वुड, पेपर, मैच स्टिक एंड LPG। बहुत सारे एग्जांपल हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के। और अगर हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की बात करें तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में सैंड, हम सैंड को बर्न नहीं कर सकते, ये बर्न ही नहीं होगी, ना हीट प्रोड्यूस करेगी ना लाइट प्रोड्यूस करेगी। सैंड, वाटर एटसेट्रा। इसके बहुत सारे एग्जांपल है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के, जैसे सैंड है, सैंड को हम बर्न नहीं कर सकते, वाटर है, वाटर को भी हम बर्न नहीं कर सकते, एंड इस तरीके से इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ फुलझड़ी रिक्वायर सम हीटिंग बिफोर इट स्पार्क्स? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक फुलझड़ी को जब बर्न करते हैं, फुलझड़ी क्या होती है? स्पार्किंग लाइट होती है जो हम दीपावली वगैरह पर यूज करते हैं। तो जो फुलझड़ी होती है वो स्पार्किंग जब देती है, बिफोर स्पार्किंग से पहले उसको हीट क्यों देनी पड़ती है, हमें एक्सटर्नल हीट क्यों देनी पड़ती है? इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाई डज अ फुलझड़ी रिक्वायर सम हीटिंग बिफोर इट स्पार्क्स, यानी कि फुलझड़ी स्पार्क करने से पहले उसको हीटिंग क्यों देनी पड़ती है। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? एक तो हमें वो इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ता है, और उस इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए हमें एक्सटर्नल हीटिंग देनी पड़ती है, और उससे वो रैपिड कंबशन शो करता है। तो हम इसमें लिखेंगे टू अटेन, ये वही मैच स्टिक वाला ही एग्जांपल है, उसको रन करते हैं, इसको भी हमें एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है। टू अटेन क्या करने के लिए? हम बोलेंगे इसमें इग्निशन टेम्परेचर so that it can show rapid combustion, जिससे कि क्या कर सके? रैपिड कंबशन शो कर सके। जो फुलझड़ी होती है वो रैपिड कंबशन शो करती हैं,
और रैपिड कंबशन कौन से होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड करवा के हम उनको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देते हैं, इसीलिए फ्यूजिटी को क्या होता है हीट करने की जरूरत पड़ती है इसकी स्पार्किंग से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उस टाइम पर कंबशन के टाइप्स पढ़े थे। तो कंबशन के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे। कौन कौन से 3 टाइप्स हमने पढ़े थे? एक कंबशन का टाइप हमने पढ़ा था रैपिड कंबशन, सेकंड हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस कंबशन, उसको हम सेल्फ कंबशन भी बोलते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा था एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन में क्या था कि हमें एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड करवानी पड़ रही थी। सेल्फ कंबशन में स्पॉन्टेनियस कंबशन में अपने आप ही वहां पर कंबशन हो रहा था ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू सन वगैरह। जैसे अपने फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है कई बार, तो वो अपने आप ही लगती है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसकी वजह से। तीसरा हमने पढ़ा था एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन क्या है? एक प्रकार का कंबशन है। कैसा कंबशन है? जिसमें हमारे पास साउंड भी होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और सम अमाउंट ऑफ गैस भी प्रोड्यूस होती है वहां पर। तो explosion is a type of combustion it is a type of combustion। आप कंप्लीट डेफिनेशन लिखना पीछे वाली वीडियो से देखकर या फिर टेक्स्ट बुक से देखकर, हम यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। एक्सप्लोजन क्या है? एक प्रकार का कंबशन है। कैसा कंबशन? कंबशन which give sound, heat, light and some amount of gases also। तो उनको क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फायर क्रैकर्स, एग्जाम्पल जो हमारे पटाखे होते हैं वो एक्सप्लोजन होता है। फायर क्रैकर्स, बॉम्ब, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एक्सप्लोजन की। ठीक है, तो एक्सप्लोजन एक प्रकार का कंबशन होता है जो क्या प्रोवाइड करता है? साउंड, हीट, लाइट एंड सम अमाउंट ऑफ गैसेस व्हेन इट इज बर्न। ठीक है, एग्जांपल के लिए इसमें फायर क्रैकर्स एंड बॉम्ब आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहां से क्या है? हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमने बताना है। हमने देखा था कि कोई भी फ्यूल जो है वो आइडियल नहीं होता। अब कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है, अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। वो प्रोडक्ट्स होते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर, हम इसे बताएंगे स्मोक होता है, धुआं छोड़ते हैं, कुछ जो है ऐश छोड़ते हैं पीछे से वेस्ट, ठीक है, रेसिड्यू हम बोलते हैं जिसको, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर के भी ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्मोक धुआं भी छोड़ते हैं, ऐश भी छोड़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो इस तरीके से ये सभी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये सभी जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और ये जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो जो है ये हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हमको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एसिड रेन एंड डज इट हार्म द एनवायरनमेंट। अब हमने देखा कि जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे लिए, ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं, और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन फैलाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। दूसरा, हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं और एनिमल्स की हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो अब यहाँ उसकी वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन दो जो मेन प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं इनकी वजह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? डज इट हार्म द एनवायरनमेंट, क्या ये एनवायरनमेंट को हार्म करती है? तो एसिड रेन क्या होती है?
एक एसिड रेन जिसमें क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, तो उस रेन को बोला जाता है एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होती है, द रेन विच कंटेन dissolved oxides of nitrogen and sulfur is called acid rain. Acid rain. तो एक एसिड रेन जो क्या कंटेन करते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर के, उस रेन को कहा जाता है एसिड रेन। डज इट हार्म द एनवायरनमेंट? यस, इट हार्म्स द एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर हैं, ये क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं और ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। हमको कैसे इफेक्ट करते हैं? एक तो जो हमारे मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं उनको कोरोसिव कर देते हैं, उन पर जंग लगा देते हैं एसिड रेन, ठीक है। दूसरा हमने देखा जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उनकी ब्यूटी को भी खत्म कर देती हैं। जैसे कि जो ताजमहल है उसकी ब्यूटी भी खत्म हो रही है, वो एसिड रेन की वजह से ही हो रही है, ठीक है। उसका जो कलर है वो येलोइश हो रहा है। तीसरा इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हमारे ह्यूमंस को भी इफेक्ट करती है और ये जो एक्वाटिक लाइफ है उनको भी इफेक्ट करती है और प्लांट्स को भी इफेक्ट करती है। एक्वाटिक लाइफ क्या है, जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनमें मछलियां होती हैं, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह होते हैं, तो ये उनका जब एसिड रेन होगी अगर, तो वो पॉन्ड्स में भी एसिड रेन बड़ा वाटर जाएगा और वो क्या होते हैं, उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर होती है, तो वो क्या करेंगे, उन एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करती हैं, उनके लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एसिड रेन है वो हार्म करती है हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो हमने जो सेकंड पार्ट था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो भी यहाँ पर कर लिया है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस पार्ट में हमसे जो है क्वेश्चन जो दिए हैं इनके हमने लॉन्ग आंसर देने हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आप प्रीवियस वीडियो से जाकर देखना और उनको अच्छे से समझना, फिर अपनी नोटबुक में नोट करना। अभी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स that you would consider for selecting the most ideal fuel। यानी कि मोस्ट आइडियल फ्यूल को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम मेंशन कर रहे हैं, उनको हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दी है। मान लो अगर हमें किसी ने कई सारे फ्यूल दिए, ठीक है, उनमें से हमें कोई एक आइडियल फ्यूल सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनमें से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखनी है आइडियल फ्यूल के लिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी आइडियल फ्यूल के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें से कोई भी 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोली थी। हमने बोला था कि जो आइडियल फ्यूल है वो क्या होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो हमने बोला था इट शुड बी चीप, वो चीप होना चाहिए एंड इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। दूसरा हमने क्या कहा था उसमें कि वो कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि फ्यूल क्या करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं देना चाहिए। हम लिखेंगे उसमें दूसरा नो हार्मफुल प्रोडक्ट्स शुड बी, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो नहीं देना चाहिए बर्न करने पर वो। तीसरा हमने क्या कहा उसमें कि एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, हाई एफिशिएंसी का क्या मतलब है, हमने देखा था कि एफिशिएंसी को हम किससे मेजर करते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर करते हैं। तो हमने क्या कहा कि एफिशिएंसी उसकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और आप इसमें क्या बोल सकते हो कि कोई भी गैसेस प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए और वो इजीली जो है क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, यानी कि कन्वीनियंट होना चाहिए। कन्वीनियंट किस चीज में होनी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यानी कि वो क्या है, इजीली वो कन्वीनियंट होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है, सेफ भी होना चाहिए स्टोर करने के लिए फ्यूल। और हमने क्या कहा उसका
इग्निशन टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए। अबव रूम इग्निशन टेम्परेचर should above रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए उसका इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा क्यों होना चाहिए, अगर वो रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से कम होगा इग्निशन टेम्परेचर तो वो क्या होगा, अपने आप ही बर्न हो जाएगा और वो हमारे लिए सेफ नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया, वो चीप सस्ता भी होना चाहिए, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, कन्वीनियंट भी होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, स्टोर करने के लिए सेफ होना चाहिए। वो हमें बताया हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करने चाहिए, हमें बताया कि हाई एफिशिएंसी या फिर कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, और उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय लुमिनस एंड नॉन लुमिनस फ्लेम्स। जब हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा था चैप्टर में, तो हमने फ्लेम के टाइप्स देखे थे, तो उनमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे, लुमिनस फ्लेम एंड नॉन लुमिनस फ्लेम। लुमिनस फ्लेम कौन सी होती है, जो येलोइश कलर की होती हैं, और नॉन लुमिनस कौन सी होती है, जो ब्लू कलर की होती है। जो लुमिनस फ्लेम होती है हमने क्या बोला, वो कैसे कलर की होती है, येलो कलर की होती है, और नॉन लुमिनस कैसे कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। जो लुमिनस फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, इनकम्प्लीट कंबशन गिव लुमिनस फ्लेम। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में लुमिनस फ्लेम देता है, यानी कि येलो कलर की फ्लेम देता है। क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन कैसे होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और उसी की वजह से हमें येलो फ्लेम मिलती है, और उसको हम लुमिनस फ्लेम बोलते हैं। और ब्लू कलर की फ्लेम को हमने क्या कहा है, नॉन लुमिनस फ्लेम। और जो ब्लू कलर की फ्लेम है वो मिलती है हमें कंप्लीट कंबशन से, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी फुल होती है और वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है। उस कंप्लीट कंबशन की वजह से हमें क्या मिलती है, ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। एग्जांपल्स के लिए आप कंप्लीट कंबशन जैसे एलपीजी का एग्जांपल दे सकते हो। एलपीजी में क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में कुकिंग गैस के रूप में यूज करते हैं, तो उसकी फ्लेम कैसे होती है, ब्लू, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, और जो येलो फ्लेम में आप कोई कैंडल बर्न कर रहे हो, उसके येलो, या फिर कोल बर्न कर रहे हो, तो कोल में क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसकी येलोइश क्या होती है, फ्लेम होती है, उसको लुमिनस फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, एंड व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ फायर इन कोल माइंस। और कोल माइंस में क्या है, अक्सर आग लग जाती है, तो उसका कॉमन कॉज क्या है, कारण क्या है, रीजन बताना है। ठीक है, पहले देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो चीज। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन को हम सेल्फ कंबशन भी बोल देते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन कैसे होता है, यानी कि इसको एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और इन मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है वो अपने आप ही बर्न हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, तब जो कंबशन होता है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, जब हमें कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करवानी पड़ती। एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार सन के टेम्परेचर की बात हो रही है, अगर वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो वहां पर फायर लग जाती है, और वो जो फायर होती है वो कंबशन की वजह से होती है। कैसे कंबशन, स्पॉन्टेनियस की कंबशन की वजह से, तो हम इसको जो है सेल्फ कंबशन भी बोल देते हैं। ठीक है, सेल्फ कंबशन भी कहा जाता है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जांपल हमने फॉरेस्ट का दिया। दूसरा हम बात कर लेते हैं अभी कोल माइंस की। कोल माइंस में क्या होते हैं, यहाँ पर क्या है, कोल होता है, जो कोल माइंस है उसमें जो कोल के वेपर्स होते हैं, वहां पर कोल होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, बर्न हो जाता है। क्यों, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है लो होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर की वजह से कोल माइंस में क्या है, अक्सर स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, उसी की वजह से वहां पर आग लग जाती है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन ड्यू टू लो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कोल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसमें दिया है गिव रीजंस। हमें रीजंस देने हैं, जो नीचे पार्ट्स दिए हैं, रीजंस देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, केरोसिन बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम इन अ विक स्टोव बट प्रोड्यूसेस अ येलो फ्लेम व्हेन बर्न्ड इन अ लैम्प। केरोसिन जो है, जब एक स्टोव में हम उसको बर्न करते हैं तो हमें जो ब्लू फ्लेम देता है, जबकि जब हम लैंप में बर्न करते हैं तो हमें येलो फ्लेम देता है।
ऐसा क्यों होता है? हमें इतना पता है कि जो ब्लू फ्लेम है वो किसकी वजह से आती है? कंप्लीट कंबशन की वजह से, और जो येलो फ्लेम होती है वो किसकी वजह से आती है? इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। जब हम एक स्टोव का यूज करते हैं, विक स्टोव का, तो उसमें क्या है, साथ में एक सिलेंडर दिया होता है जिसमें होल्स होते हैं, और उन होल्स की हेल्प से तो वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो फुल रहती है, सफिशिएंट रहती है, और सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, उसकी वजह से वहां पर ब्लू फ्लेम हमें मिलती है। ठीक है, तो केरोसिन अगर स्टोव में बर्न कर रहे हैं तो वहां पर ब्लू फ्लेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि जो सिलेंडर साथ में प्रोवाइड होता है उसमें होल्स होते हैं, वहां से ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होती रहती है। दूसरा, लैंप जो है, लैंप में ऐसी जो फैसिलिटी नहीं होती, और लैंप में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसकी वजह से येलो फ्लेम मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम विद अ कोल्ड फायर प्लेस। यानी कि ये पूछना चाह रहा है, जैसे हम सर्दियों में कई बार क्या करते हैं, अंगीठी लगा लेते हैं, ठीक है, और अंगीठी लगाकर रूम में रखने के बाद रूम को हम क्लोज कर देते हैं पूरे तरीके से, हम विंडोज वगैरह भी क्लोज कर देते हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने की एडवाइस नहीं दी जाती, सलाह नहीं दी जाती। क्यों ऐसा नहीं करने दिया जाता? जबकि सर्दी है फिर भी रूम में अंगीठी नहीं लगाने देते और रूम को बंद नहीं करने देते। इसका रीजन क्या होता है, जो अंगीठी हम यूज कर रहे हैं वहां पर जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी वजह से क्या है, वहां पर कंबशन हो रहा है, और उसकी वजह से वहां पर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वो क्या होता है, हार्मफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे हम रेस्पिरेशन करेंगे उस कमरे में, जो हम सांस लेंगे, ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उस कमरे में, तो वहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी, और वहां पर जो ब्लड का फ्लो होता है उसको स्टॉप कर देगी। ठीक है, उसी की वजह से क्या है, पर्सन जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए एडवाइस नहीं दी जाती कि एक क्लोज रूम में आप कोई भी अंगीठी या फिर फायर प्लेस लगाकर बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि कोल क्या करता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करके वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और जैसे हम सांस लेंगे तो वहां पर हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की, और वो ब्लॉक कर देता है ब्लड के सर्कुलेशन को, उसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें जो है बंद रूम में अंगीठी लगाकर नहीं बैठना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट है, चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस बुक में से देख लेना, हम सीधा यहाँ पर आंसर्स की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंबशन इज ए और एन। इसने पूछा है कि कंबशन जो है क्या है, तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमने बताना है ऑप्शंस में हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें पता होना चाहिए कंबशन होता क्या है। कंबशन हमने बताया था, कंबशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस जो है बर्न करता है, कोई मटेरियल बर्न करता है और वो हीट और लाइट या फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तब हम बोलते हैं कि कंबशन हो रहा है। जब वहां पर हीट या लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम जब भी हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कंबशन क्या है, कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कंबशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपने इस आंसर पर टिक करना है। क्यों है एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्योंकि कंबशन में हीट निकलती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी वही होती है जिसमें हीट निकलती है। तो कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस दैट स्पॉट्स कंबशन इज। अब इससे पूछा है कि वो गैस बताइए जो कंबशन को स्पॉट करती है। हमें बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होगा, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हमें उनमें से चूज करना है कि वो गैस बतानी है जो कंबशन को स्पॉट करती है। इस क्वेश्चन को हमने जब देखा था, जब हमने सपोर्टर ऑफ कंबशन की बात की थी, यानी कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबशन में हेल्प करते हैं उनको सपोर्टर ऑफ कंबशन बोलते हैं। तो एग्जांपल में हमने क्या बोला था कि ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस है जो सपोर्टर होती है कंबशन का। तो यहाँ पे क्या बताना है, द गैस दैट सपोर्ट कंबशन इज ऑक्सीजन। तो आपने ऑप्शंस में से जो ऑक्सीजन ऑप्शन है उसको टिक कर लेना है, ये आपका आंसर है। वो गैस जो सपोर्ट करती है कंबशन को कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोवेस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire is called।
ये हमें डेफिनेशन दी है किसी न किसी टर्म के, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। द लोवेस्ट टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर एट विच, जिस पर अ सब्सटेंस कैचेस फायर, एक सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, उस मिनिमम या लोवेस्ट टेम्परेचर को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान आया होगा क्या किसको पूछ रहा है, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो है फायर कैच कर लेता है, तो उस लोएस्ट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो आपने जो भी ऑप्शंस दिए हो उनमें से इग्निशन टेम्परेचर को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन नॉट नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस इज, हमने बताना है कि वो कंडीशन बताइए जो कंबशन के लिए नेसेसरी नहीं है। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे, हमें ये पता होना चाहिए कि नेसेसरी कंडीशंस है कौन कौन सी। तो हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी कंबशन के लिए, उनमें क्या क्या पढ़ा था हमने कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि ये तो नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यानी कि एयर या फिर ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, वो भी नेसेसरी कंडीशन है। तीसरा हमने पढ़ा था हीट, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट मिलनी चाहिए, तो वो भी उसकी नेसेसरी कंडीशन। तो तीन नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और एयर एंड हीट अप टू इग्निशन टेम्परेचर। लेकिन हमें बताना है कि ऐसी कंडीशन जो नेसेसरी नहीं है कंबशन के लिए, तो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है वाटर, तो वाटर जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, वाटर से कोई कंबशन नहीं होता। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या फिर आप सीधे क्या लिखते हो वाटर, वाटर नेसेसरी कंडीशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और ऑयल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग, ये पूछ रहा है कि जब कभी भी फायर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स या फिर ऑयल जैसे पेट्रोल केरोसिन इनकी वजह से लगती है, तब वहां पर हमें बेस्ट एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज करना चाहिए। तो उसको हम एक्सटिंग्विश करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, यानी कि CO2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जब कभी भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर ऑयल की वजह से आग लगी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक इज जनरली फायर इन अ कोल माइन इज अ काइंड ऑफ डैश कंबशन। जनरली क्या होता है, कोल माइन में फायर लगती है, तो वो किस वजह से लगती है, वो कौन सा कंबशन होता है। अभी अभी हमने देखा था पिछली पार्ट में कि स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, जिसमें कोल माइन में क्या हो जाती है, आग हो जाती है। तो एक इसका एग्जांपल है एक प्रकार से स्पॉन्टेनियस कंबशन का, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, जनरली फायर इन कोल माइन इज ए काइंड ऑफ विच कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो अपने आप होता है सेल्फ कंबशन। नेक्स्ट इज अ गुड फ्यूल हैज अ डैश कैलोरीफिक वैल्यू। हमने जब आइडियल फ्यूल की प्रैक्टिस करी थी, तब हमने वहां पर बोला था कि एक आइडियल फ्यूल के लिए क्या होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि गुड फ्यूल की कैसी कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट इज एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ डैश एंड डैश। तो हमने जब एसिड रेन की डेफिनेशन करी थी, तब हमने क्या कहा था कि एसिड रेन किसकी वजह से होती है, एसिड रेन होती है जिसमें क्या होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्साइड होते हैं, किसके, नाइट्रोजन और सल्फर के। तो ये वही पूछ रहा है, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू डैश पोल्यूशन, यानी कि जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से कौन सा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल से जनरली कौन सा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, आप इसमें लिखोगे एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज वाटर, ग्लास एंड स्टील आर डैश सब्सटेंसेस। इससे तीन एग्जांपल दिया, हमें वाटर दिया है, ग्लास दिया है, स्टील दिया है। तो ये पूछे कैसे सब्सटेंसेस हैं। तो हमने इसमें पढ़ा है सिर्फ दो ही सब्सटेंसेस की बात करिए, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो आंसर भी उन्हीं में से होगा। अब वाटर, ग्लास एंड स्टील, ये इनको बर्न तो कर ही नहीं सकते, ना बर्न होने पर ये हीट और लाइट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है, हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस तो है नहीं, और तो ये हीट भी नहीं दे रहे हैं, बर्न भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कैसे सब्सटेंसेस हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो हम लिखेंगे वाटर, ग्लास एंड स्टील आर नॉन कंबस्टिबल
substances। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू है या फॉल्स, यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट इस चैप्टर के बारे में ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल डिटरमाइंस इट्स एफिशिएंसी। कह रहा है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसी भी फ्यूल की, वो उसकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन करती है। जब हमने कैलोरीफिक वैल्यू की बात की थी तब हमने बताया था कि किसी भी फ्यूल की जो एफिशिएंसी हम किससे मेजर करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू से। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है किसी फ्यूल की, वो क्या डिटरमाइन करती है, एफिशिएंसी। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। हम इसके आगे लिखेंगे ट्रू, टी। ठीक है। नेक्स्ट इज all combustible substances give flame while burning। जब हम combustible substances को बर्न करते हैं तो हमें फ्लेम देते हैं। तो इसमें ये पूछे कि all combustible substances, जितने भी combustible substances है क्या वो सभी हमें फ्लेम देते हैं जब उनको बर्न करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि combustible substances जो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो उनमें से हमने बोला था कि ऐसे combustible substances जो वेपराइज हो जाते हैं, जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं हीट करते ही, बर्न करते ही, तो वो सब्सटेंसेस हमें सिर्फ फ्लेम देते हैं, सभी हमें फ्लेम नहीं देते। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हमें फ्यूल फ्लेम नहीं देते बर्न करने पर। नेक्स्ट इज वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश ऑल काइंड्स ऑफ फायर। कह रहे हैं कि वाटर जो है बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है और उसको यूज कर सकते हैं हमें, चाहे आग कैसे भी लगी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से हो या ऑयल की वजह से हो। लेकिन हमने देखा था कि जब भी आग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर ऑयल की वजह से लगती है तब हम वाटर को यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते वाटर का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में तो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे हमें करंट लग सकता है। इसलिए हम वाटर का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से अगर आग लगी हो तब हम वाटर का यूज नहीं करते। और ऑयल में भी जब ऑयल की वजह से आग लगी हो तब भी हम वाटर का यूज क्यों नहीं करते, क्यों, क्योंकि ऑयल जो है वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो वो क्या है ऊपर आ जाता है, ऊपर वाले सरफेस पर आ जाता है और बर्न करना कंटिन्यू रखता है। इसलिए हम वाटर का यूज नहीं कर सकते जब ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी हो। वाटर में एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर वाटर दिया है इन्होंने कि सभी प्रकार के फायर के लिए एक्सटिंग्विशर का काम करता है, ये फॉल्स है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट इसने पूछा है सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल है, समवट आइडियल फ्यूल है। तो हम इसको ट्रू बोलेंगे, ये क्लीन फ्यूल है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस प्रोवाइड करता है। यस इट इज ट्रू। तो आप क्या लिखोगे, ट्रू। जो भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी फ्यूल का वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, हमने थ्योरेटिकली भी पढ़ लिया है और इसकी सारी एक्सरसाइज हमने कर ली है। आप अपनी नोटबुक में इन सभी एक्सरसाइज को नोट करें और डन कर लें। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। आप स्ट्रिक्टली इन वीडियो को देखिए और अपना सिलेबस कवर करिए। थैंक यू।